हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, गुड। तो कल कुछ बातें की थी हमने और उनको नोट डाउन भी किया था, ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा था कि अपन सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, सौरमंडल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? देखिएगा, RAS प्री, जिसका लास्ट सिलेबस 2021 के बाद में ये वैकेंसी अब 2024 में आई है, ठीक है ना। क्योंकि इसका एग्जाम होते होते जो 2023 तक सारी चीजें कंफर्म हुई, तो RAS प्री के सिलेबस में सौरमंडल जो है अभी तक में ये नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें बेसिक बातों का नॉलेज होना क्या है, बहुत जरूरी। तो ये सौरमंडल का पार्ट अभी अपन थोड़ा सा स्किप करते हैं, तब तक 2024 वाला, ये जो 2024 का जो सिलेबस है ये जब तक नहीं आ जाता, राइट, यस। 2024 का जो सिलेबस है वो जब तक नहीं आ जाता, यस, तब तक अपन जो है इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। बात समझ में आ गई? यस, चलिए, गुड। तो अब अपन आज क्या करेंगे, तो उन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज और ज्यादा बेसिक इसके बारे में हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक शुरू हो गया था, हमने लिखना शुरू कर दिया था, यस। प्यारे विद्यार्थियों, कल जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को और उसके बारे में चर्चा की थी, और विश्व के जो आपको कुछ महाद्वीप मैंने आपको बताए थे उनके बारे में मैंने आपसे क्या की थी, चर्चा की थी। अरे की थी, नहीं की थी? यस, गुड। जी साहब, आपको दिखाई दे रहा है? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपन, यस। अब आप सबको दिखाई दे रहा है क्या? कल अपन ने एक रफ सा डायग्राम बनाया था, अब हमारे पास में एक्चुअल जो इमेज है, जो मानचित्र है, वो ये है। कल हमने एक टॉपिक की चर्चा की थी और जिसमें हमने पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उसके बाद में महाद्वीप, उनकी हमने चर्चा की थी, राइट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसको हम एक्चुअल मैप पर देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, और ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, वेरी गुड, इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। और जो बीच के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले आपको, इनका नाम है कैरेबियाई द्वीप। क्या नाम है? कैरेबियाई, यानी कैरेबियाई जो देश है, ये द्वीप, ये है ये वाले पार्ट। देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा, ये इंग्लैंड नहीं है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। अच्छा, जिन्होंने भी ग्रीनलैंड बोला। और ये ग्रीनलैंड का जो पार्ट है, ये लग ऐसा रहा है जैसे उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? उसके कब्जे में है, यानी कि उसका हिस्सा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीनलैंड को बोलते हैं। दो महाद्वीप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये मेडागास्कर और ये पार्ट, यस, इसका नाम क्या है? अफ्रीका। और ये वाला जो नीचे आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है,
जबकि इसका एक्चुअल मानचित्र कुछ अलग है। ये है अंटार्कटिका, और ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये इसका नाम है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं, यस, इसका नाम क्या है? एशिया। और प्यारे विद्यार्थियों, जो आप ये इसके साथ में ये इधर का पार्ट, ये इधर का पार्ट, और कुछ पार्ट ये वाला, ये सारा, यानी कि इसको मैं कुछ एक अलग पेन से ले लेता हूं ताकि आपको ओशिनिया समझ में आए अच्छे से, ठीक है? यस, ये देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलोनेशिया, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उसका नाम क्या है? ओशेनेशिया, राइट? और इनको सबको हमने अलग किया था, मैं रेड पेन से कर रहा हूं यहां पर कुछ इस प्रकार से, ये लीजिएगा साहब, ये पूरा का पूरा जो रेड लाइन से ऊपर है इसका नाम है, और नीचे वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है गोंडवाना लैंड। वेरी गुड, गोंडवाना लैंड, बात समझ में आ गई थी? इसका अगला एक पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये सब पहले एक साथ जुड़े हुए थे। जो विश्व का मैप आप देख रहे हैं, ये वाला विश्व का मैप जो आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा ऐसा है कि भाई ये सब अलग अलग है, लेकिन ये पहले सब एक जगह क्या थे? कनेक्टेड थे। कैसे? ध्यान देना, क्या आपको लग नहीं रहा कि यहां पर पहले ये पार्ट यहां कनेक्ट था और ये पार्ट इधर कनेक्ट था, ये वाला पार्ट पूरा किधर कनेक्ट था? इधर कनेक्ट था। ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या थी? कनेक्ट। देखो, ये यहां से ऐसे है तो ये यहां से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये यहां से आपको ऐसे दिखाई दे रहा तो इधर से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये यहां से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा तो यहां अंदर से दबा हुआ दिखाई दे रहा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से कैसे थे? कनेक्टेड। अरे तभी तो पूरे को हमने क्या बोला था? पेंजिया। हमने क्या बोला था? पेंजिया। प्यारे बच्चों, ये सब पेंजिया था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और ये सब अलग हुए, और इसके लिए एक थ्योरी दी थी। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने एक थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर आपको पूछा जाए कि महाद्वीपों के अलग होने की प्रक्रिया किसने बताई? अल्फ्रेड वेगन ने। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके द्वारा। अब इसमें थोड़ी और हम आगे चर्चा करते हैं और पृथ्वी की हम बातें करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास में जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं? 7, और हमारे पास में महासागर हैं जो कितने हैं? 5। हम रट चुके हैं इन सब बातों को। महाद्वीप तो हमने इसमें पढ़ लिए कि ये सब महाद्वीप है, और अब हम महासागर को भी देख लेते हैं। उसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, ध्यान देना। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है, इसका नाम है दक्षिणी महासागर। ये जो आपको दिखाई दे रहा पूरा, यस, इसका नाम है, आपको ये होमवर्क आपके मैप के अंदर करना पड़ेगा। मैप में कुछ इस प्रकार से इसको भरना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मिलती है क्या आप लोगों को? ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी। प्रशांत महासागर दोगे
ये यहां पर है, इसका नाम है अटलांटिक। क्या नाम है? महासागर। ये काम आएंगे आगे, हम जलधारा ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जलधारा, जिसमें गर्म और ठंडी, जो हमें क्लियर करेंगे। और ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हिंद महासागर। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। पृथ्वी दो चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से मिलकर बनी है, महाद्वीप और महासागर। उसको अगर मैं मेरी थ्योरी से देखूं, उसको मैं मेरी थ्योरी से अगर देखूं, बेटा क्या दिक्कत है? कुछ पूछना है? आपस में लग रही हो तुम तो। स्थल मंडल, यानी कि स्थल मंडल आगे जाके क्या बनाते हैं? महाद्वीप। कोई तो स्थल मंडल कह दिया हमने। और यहां पर यह पार्ट आता है जिसको क्या कहते हैं? जलमंडल। और ये जलमंडल ही क्या बनाता है? महासागर। राइट? देखिएगा, पृथ्वी का अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल देखें, कैसा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आप इस कमरे के अंदर जहां पर आप जिस पर हैं, वो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ना कि पूरा। वो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब आपको एक बात और रखनी है याद कि भाई आपने, चलो कल 2 दिन से आप ये बात बता रहे हो कि पृथ्वी महाद्वीप महासागर से बनी है, तो कितना पार्ट महाद्वीप का और कितना पार्ट महासागर का? जिसको मैंने 2 बातों में बोला आपको, क्योंकि आरएस के एग्जाम में अगर महाद्वीप महासागर ना शब्द दे तो क्या देगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि महासागर जलमंडल कह सकते हैं हम, वाटर ट्रीटी एरिया पूरा। और ये जो है लैंड साइड एरिया, यानी कि स्थल मंडल, यानी कि क्या हो गया? कॉन्टिनेंट्स। और यहां पर क्या हो गया? ओशंस। इसको माना जाता है स्थल मंडल का जो पार्ट है वो है 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसको चाहे वर्ग किलोमीटर बोल दो या किलोमीटर स्क्वायर बोल दो। और जो जलमंडल वाला पार्ट है वो है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यानी ये पार्ट लगभग मान के चलेगा कि प्रतिशत में देखें तो लगभग आता है ये 71% वाला पार्ट। और ये यहां पर जो आ जाता है तो वो टोटल कितना आ जाता है? 29% पार्ट। प्रतिशत तो सब याद रखेंगे, परसेंटेज तो, लेकिन मेन बात जो होगी वो आपको क्या याद रखनी है? इनका ये। अब कई ये कहेंगे साहब आपने कुल तो बताया 51.1, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 51.1 नहीं आएगा, उससे क्या आ रहा है? थोड़ा कम। तो प्यारे बच्चों, वो कम वाला एरिया मैंने क्यों, तो जो ज्यादा बचा हुआ एरिया वो कहां पे है? तो वो एरिया ये है कि देखो क्या होता है, इस समुद्री भाग के अंदर कई सारे ऐसे द्वीप हैं, कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिनके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। समान रूप से 2 देशों का, 3 देशों का अधिकार है। और वो 2 देश, क्या तो कोई देश उत्तरी अमेरिका का हो सकता है, या कोई देश दक्षिण अमेरिका का हो सकता है, कोई देश नॉर्थ अमेरिका का हो सकता है, उसका भी अधिकार है, प्लस इस यूरोप वाले का भी अधिकार है। तो ऐसे द्वीप विवादास्पद हो गए। तो बचा हुआ पार्ट जो है मैंने, यानी महाद्वीप टोटल मैंने करे यहां पर आपको 14.8 करोड़ किलोमीटर, जो कि स्थल मंडल का है, और जल मंडल का मैंने बताया 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, जो कि किसका हो गया? महासागरों का। और जो बचा हुआ पार्ट जो आ रहा है, जो कि टोटल में से माइनस करेंगे जब आता है पॉइंट कुछ, वो किसका आएगा? विवादास्पद भूमि का, शेष बचा हुआ पार्ट। क्लियर? बस आपको इतना याद रखना है कि जलमंडल प्रतिशत में इतना है और
करोड़ किलोमीटर में इतना है, और जलमंडल करोड़ किलोमीटर में 36 है, और प्रतिशत में 71 के लगभग माना जाता है। हर चीज लगभग में हम यहां पर लेंगे, फिक्स की चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब देशों की हम चर्चा करेंगे, महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। राइट। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये महाद्वीप और महासागर दोनों के बारे में आपने चर्चा की, ठीक है। महाद्वीप टोटल कितने हो गए? 7। यहां पर ये महाद्वीप टोटल कितने हो गए? 7। और महासागर टोटल कितने हो गए? 5। महासागरों के अंदर तो लोग नहीं रहते, लोग सिर्फ कहां पर रहते हैं? महाद्वीपों पर। यह बात समझ में आ गई कि लोग सिर्फ किस पर रहते हैं? महाद्वीपों पर। तो एक बात आप याद रखना कि आपको यहां पर महासागर का प्रतिशत पूछ सकता है। किसका प्रतिशत पूछ सकता है? प्रतिशत की जगह एक बात याद रखना, आपको सबसे बड़ा से सबसे छोटा, टोटल 5 ही तो है, कोई मुझे बताएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, सबसे बड़ा। उसके बाद में बोलो, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिणी, उसके बाद अपन स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। हम लोग महासागरों को मानचित्र में देख चुके हैं, अब धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल की ओर, कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। उसके बाद में कौन सा है? अटलांटिक। उसके बाद में कौन सा है? हिंद महासागर। उसके बाद में कौन सा है? दक्षिणी महासागर। उसके बाद में कौन सा है? आर्कटिक। बोल, बात समझ में आ गई? यस। अगर आपको बड़े से छोटे की ओर की बात की गई तो इसके पीछे एक शब्द बोला जाता है और जिसका नाम होता है बड़े से छोटे की ओर। बताइए, गणित के भाषा में इसको आरोही बोलेंगे, अवरोही बोलेंगे? वाह, कोई नहीं, कोई नहीं, हम यहां पर चीजों को सीखने आए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत धीरे धीरे कार्यक्रम चलेगा और आगे जाके फिर स्पीड बढ़ाएंगे अपन। पहले ही अगर जब दौड़ने की तैयारी करते हैं पहले ही दौड़ लिए तो बाद में स्पीड क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। हम उस सिद्धांत पर काम करेंगे, धीरे धीरे चाल से चलेंगे और रेस को जीतेंगे कछुए की तरह। लेकिन कछुए की तरह इतना भी धीरे नहीं चलेंगे हम लोग। हम चाल को कछुआ और खरगोश दोनों को मिक्स करके चलेंगे हम, कभी धीरे तो कभी तेज। ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है अवरोही क्रम। कैसा क्रम होता है? और एक होता है आरोही क्रम। कंपटीशन प्रतियोगिता क्या है? ये वो है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो हमने पढ़ा वही उन्हीं सब चीजों का समावेश है। ये सभी छोटी किताबों के जो छोटी हमने क्लासें पढ़ी थी उनके अंदर, सबके अंदर था। आज हम कॉलेज में उन्हीं चीजों का सारा समावेश। अगर किसी को शिक्षक बनना है, आरएएस बनना है, तो उसको कहा जाता है कि आप 6 से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़िएगा। हम उसी की बात कर रहे हैं। जितने भी ज्योग्राफी में आंकड़े होंगे वो एनसीईआरटी के आंकड़ों के आधारित होंगे, जो एनसीईआरटी मानती है। क्योंकि अगर कोई विवादास्पद चीज होगी, कोई चोटी के बारे में या किसी पहाड़ी के बारे में या किसी सागर के बारे में, किसी देश के बारे में, तो जो एनसीईआरटी ने कहा है वही बात उस एग्जाम के अंदर सही मानी जाएगी। तो हमारे सारे आंकड़े, सारी बातें हम एनसीईआरटी आधारित करेंगे। अवरोही और आरोही हम बचपन में पढ़ते थे। देखो, इसको एक बार ही पढ़ेंगे, फिर आगे जाके बहुत सारी चीजों में काम आएगा ये। देखो, किसी को हम बुला रहे हैं, किसी को हमारे पास में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो हम बुला रहे हैं किसी व्यक्ति को, हम बोल रहे हैं आओ। देखो, बचपन में हम पढ़ते थे, जब नर्सरी वगैरह में हुआ करते थे, तो कच्ची पहली पक्की पहली एक स्लेट होती थी हमारे पास में। टीचर हमको देता था कै कबूतर, और 2 दिन तक स्लेट के अंदर कै कबूतर हम मोटा ही करते रहते थे। नहीं समझा मेरी बात? यस।
और घर पे भी बच्चा लगा रहता, कै फोर कबूतर, कै फोर कबूतर, नहीं समझा? वो तो खरगोश हो गया। वो करते नहीं करते? फिर धीरे धीरे जब बच्चा पक्की पहली सेकंड में आता था, एलकेजी से यूकेजी तब आता था, तब उसको कुछ शब्दों का ज्ञान कराया जाता था कि बच्चा अब इन शब्दों को जोड़ेंगे हम बिना मात्रा के। घर पर चल, कई मात्रा आई क्या? और हम पढ़ रहे हैं घर पर चल, नीचे लिख रहे हैं घर 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 पर चल चल चल, ऐसे लिख देते हैं, जबकि हमको लिखना कैसे था? घर पर चल, फिर दूसरे में घर पर चल, ताकि बच्चा शब्द बनाना सीख जाए। फिर मात्रा वाले शब्द आ गए थे, घर को चल, घर से चल, बुलाता था नहीं आता था? चल चल, किसी को बोलते हैं चल चल, समझा मेरी बात? यस। और किसी को कहते हैं चल, मतलब मत चल, किसका सेंस आ रहा है? नेगेटिव। किसी चीज का घटना, क्षय होना, और उसके आगे लगा दिया अक्षय, मतलब वो घटे नहीं रही है। जैसे हमारे पास होती है अक्षय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा कौन कौन सी है? सौर ऊर्जा। कभी सूर्य का प्रकाश खत्म होगा क्या? नहीं होगा, अक्षय ऊर्जा। कभी पवन ऊर्जा खत्म होगी क्या? पवन पवन हवा खत्म होगी क्या? नहीं होगी। जिस दिन सूर्य खत्म उस दिन धरती भी, तो बिजली किस में चाहिए? सौर ऊर्जा किसको चाहिए? कौन कौन लाइट जलाएगा? जिस दिन हवा खत्म उस दिन धरती खत्म, तो किसको चाहिए? पवन ऊर्जा। राइट, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये अक्षय ऊर्जा होती, अक्षय, ए शब्द लगा दिया। तो अब ये सारी बातें मैंने इसलिए बोलती कि भाई ए जो है वो हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है। हिंदी में ए लगा देते किसी चीज का आगे तो क्या हो देता है? नेगेटिव सेंस, यानी नेगेटिव। और अवरोही का मतलब हो गया, प्यारे बच्चों, कौन सा कर्म? वेरी गुड, घटता कर्म। किसी को हम बुला रहे हैं पॉजिटिव, तो कैसा कर्म? यस। जैसे घटता कर्म 10, 9, 8, 7, 6, और इनके बीच में हम ऐसा नहीं, ये योजक चिन्ह नहीं लगाते थे, इसके बीच में एक शब्द लगाते थे जो बड़ा होता था, जो बड़ा होता था उसकी तरफ मुंह खुला रखते थे, अरे करते थे ग्रेटर देन। एक होता था लेस देन। तो प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा जो कर्म है वो कैसा कर्म है? घटता हुआ, ज्यादा से कम की ओर। अब ज्योग्राफी में बोलेगा, आपको ऑप्शन दे देगा और देगा कि बताइए, चोटियों के नाम दे दिया आपको, चोटियों के क्या दे दिए? नाम, पीक के नाम दे दिया आपको, किसी भी पर्वत की, किसी भी श्रृंखला की, और बोलेगा कि इसको किस क्रम में चाहिए? मतलब आपको पहले सबसे ऊंची, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे सबसे नीचे। अब आपको बोले आरोही क्रम, तो कैसा क्रम हो गया? बढ़ता हुआ, 1, 2, 3, 4 ऐसे, यानी कि ये वाला क्रम हो गया, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो जो ये क्रम लिखा है मैंने आपको, ये कैसा क्रम लिखा? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो क्रम कौन सा हो गया? वेरी गुड, अवरोही क्रम। बोलो, बात समझ गए क्या? अपनी कहीं कॉपी के ऊपर साइड की तरफ 2 शब्द लिखेगा, अवरोही और आरोही। ये आगे काम आएंगे, ध्यान रखना, अवरोही और आरोही। जल्दी जल्दी, फिर मैं बहुत स्पीडली अपना काम, कहीं ऊपर की तरफ जहां जिसके नोट्स बना रहे हो, जब भी मैं कोई ऐसी नई बात बताऊं, विशेष बात बताऊं, तो कॉपी के नीचे एक लाइन खींच लिया करो और उसमें लिख लिया करो ये सारी बातें। ये एक्स्ट्रा बातें होती हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान होते हैं। जहां भी हेडिंग होती है वहां ऊपर की तरफ भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 शब्द लिखना, अवरोही, अवरोही के आगे लिखना घटता क्रम। एग्जाम्पल के तौर पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। और इसको बोलते हैं असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम। फटाफट से, 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया जी सर, लिख लिया? कोई पूछना चाह रहा था कि सर, या फिर ये कहना चाह रहा कि हाँ सर हो गया? अच्छा हो गया, ये लिख लेना ये बात। तो जो हमने महासागर, अब इसको मिटा दूं मैं? ऐसा बालक जिसके ये बात समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करे।
जिसके समझ में नहीं आई, जिसने हाथ खड़ा किया, ध्यान रखना, वो ही इस दुनिया में कुछ कर सकता है, बाकी कोई नहीं। जिसके समझ में नहीं आई और क्लास में बोला साहब मेरे समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करे, मतलब सबको समझ में। गुड, अब आगे बढ़। तो प्यारे बच्चों, ये महासागरों का बड़े से छोटे की ओर मैंने लिखा है। तो ये जो क्रम लिखा है, ये कैसा क्रम लिखा है? ये तो होती है बात तुम्हारे जलमंडल की, महासागरों की। अब चलते हैं किसके अंदर? स्थल मंडल में, महाद्वीप में। महाद्वीप कितना % भाग है? महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप की दो बातें हैं। एक, पहले लिखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। पहले किस पे लिखेंगे? क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही लिखना नहीं है, अभी तारना नहीं है, मैं बोलूं तब तारना, ठीक है? यस। और ये है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का कैसा क्रम। अब अवरोही से एक बात तो समझ में आ गई आपको कि मास्टर जी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बताएंगे सबसे पहले और फिर सबसे कम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बताएंगे फिर सबसे कम। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब देखते हैं कौन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यस, ध्यान देना। नंबर 1 सबसे बड़ा है, वेरी गुड। नंबर 2 पर है अफ्रीका। नंबर 3 पर है उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर है और नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर, गुड गुड गुड, अंटार्कटिका। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल। नंबर 6 पर, नंबर 7 पर, वेरी गुड, मुकेम्बो खुश हुआ, ओसेनेशिया। क्या शब्द है? ओसेनेशिया। अवरोही क्रम अभी लिखा बच्चों आपने, घटता, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्लियर? अब आते जनसंख्या में। इस पूरे दुनिया में जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिस देश की, वो है भारत। 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। दीदी सीधे बैठ जाओ, जागरण में थोड़ा आए हुए अपन। 2011 के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़, जो कि भारत 2 नंबर पर था और पहले नंबर पर था चीन। समझा मेरी बात? और अब वर्ल्डोमीटर के अनुसार, डिजिटल के अनुसार देखिएगा, जनगणना जो होती है वो हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है। सबसे पहले 1881 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। उस समय भारत की जनसंख्या थी मात्र 22 करोड़। ओ माय गॉड। और 2011 में पहुंच गई 121 करोड़ और वर्तमान में पहुंच गई है मात्र 144 करोड़। ये कोरोना जैसा मामला और आ गया तो भाई को कोई पछाड़ नहीं पाएगा। नहीं समझा मेरी बात? यस, ध्यान देना, ये तो जनगणना की बात। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? चीन की, 2011 की जनगणना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2011 की जनगणना, लेकिन वर्ल्डोमीटर डिजिटल के अनुसार। तो बोले सब ये आपने आंकड़ा कैसे बता दिया 144? प्यारे बच्चों, जब किसी भी गांव में, किसी ढाणी में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के लिए आशा सहयोगिनी कौन होती है? आशा सहयोगिनी। कोई नर्स, कोई आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता
कोई कोई महिला चिकित्सालय की कर्मचारी आशा सहयोगिनी जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो काम करती है, वो उस बच्चे का रिकॉर्ड लिख करके ले जाती है कि लड़का हुआ या लड़की हुई है। उसको संबंधित आंगनबाड़ी में, और आंगनबाड़ी का मैटर किसी तहसील स्तर पर अस्पताल में, उसके बाद में जिला स्तर के अस्पताल में कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। वो कंप्यूटर से पूरे भारत के कंप्यूटर के अंदर, भारत के कंप्यूटर से पूरा एक साइट है जिसका नाम है वर्ल्डोमीटर, उसके ऊपर लाइव चलता रहता कार्यक्रम। इतने बच्चे जन्म ले रहे, समझा मेरी बात? सिर्फ बालक या बालिका कोई भी हो सकता, सिर्फ मैं बोल रहा हूं जनसंख्या वो होता, उसके अनुसार डिजिटल के अनुसार सबसे ज्यादा है। और चीन पिछड़ गया क्योंकि भाई साहब भारत के अंदर जनसंख्या नीति नहीं बनाई गई है। नीति का मतलब पहले बनाई गई थी जिस पर काम किया गया, हम दो हमारे दो। चीन के पास था कि हम दो हमारे एक, और वहां उनकी जनसंख्या जो एक, और अगर किसी के दो हो गए तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से उसका राशन पानी बंद, किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा, वो किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा। इतना स्ट्रिक्ट मामला कर दिया तो बोला साहब सरकारी सुविधा का ही नाम ले नहीं पाएंगे, किसी भी सरकारी बस में नहीं चढ़ पाएगा। वो आज भारत में कर दें ऐसा कि जिसके भी 2 से ज्यादा संतान हुई, कर रखा है ऐसा, वो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा जिसके 2 से ज्यादा संतान हुई। जो सरकारी नौकरी लग गया उसके बाद में अगर संतान होगी तो फिर उसका कुछ भी नहीं है, उसके बाद में जब 5-7 करो, वो जनसंख्या नीति होती। स्ट्रिक्टली पालन करना वो जनसंख्या नीति कहलाती। तो ऐसा भारत में अभी नहीं है, अब इस पे काम चल रहा है। अब तो जनगणना में टॉप पर, और जो महाद्वीप सबसे टॉप पर है, हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे हैं, अभी देश पर नहीं आए। तो जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का कौन सा क्रम? अवरोही। तो यानी सबसे मैं पहले कौन सा लिखूंगा जिसमें जिसकी जनसंख्या सबसे क्या है? ज्यादा, अवरोही क्रम। नंबर 1 वेरी गुड, नंबर 2, नंबर 3 वेरी गुड, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 बहुत बढ़िया, नंबर 6 बोलो, नंबर 7 नहीं आएगा। अंटार्कटिका में कोई भी लोग स्थायी रूप से नहीं रहते हैं क्योंकि पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ एरिया। 98% लोग, 98% एरिया पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, यानी जो नीचे सरफेस है उससे 2-3 किलोमीटर ऊंची तक बर्फ जमी हुई। उसलिए उसका एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है प्रामर प्रायद्वीप, अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, टेंशन मत लीजिएगा। वही सिर्फ साल के 2 महीने बर्फ से खाली रहता है, पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है, कोई भी स्थायी लोग नहीं रहते। तो रहता कौन है? अलग अलग देशों के शोध केंद्र बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर, जिसमें भारत के भी रिसर्च सेंटर है, मैत्री, भारती, नहीं समझा मेरी बात? ये शोध केंद्र। तो अलग अलग देशों के लगभग 5 से 10 हजार के लगभग वहां पर वैज्ञानिक रहते हैं। कौन रहते हैं? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जो शोध करते हैं। वो धरती का केंद्र है, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ। ये धरती का क्या है? केंद्र। हम जिस मंडल में रहते हैं 50 किलोमीटर तक, माफी चाहते हैं 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं ओजोन मंडल। क्या कहते हैं? ओजोन परत, ओजोन गैस पाई जाती है जो लगभग 80% 90% समताप मंडल में पाई जाती है। थोड़ा सा पार्ट मध्य मंडल में भी उसका, उसके बीचों बीच है। वायुमंडल पढ़ाऊंगा जब आपको चर्चा करूंगा। ओजोन धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली बहुत सारी हानिकारक किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। कई बोले साहब आने दो, आ गई धरती पर, जिसके कई सारे हानिकारक प्रभाव। अगर ओजोन परत को हटा दिया जाए तो धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के स्किन पर कैंसर की बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? कैंसर। महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज है, सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें। कई सारे केसेस अभी इस दुनिया में आ रहे हैं स्तन कैंसर, सिर्फ और सिर्फ पराबैंगनी किरणों से। लोगों की आंखों के अंदर रोशनी
इन पर काम, वर्णांधता हो जाएगी, कलर डिफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, स्किन पर बीमारी, प्रत्येक मनुष्य के कैंसर, और कैंसर का मतलब पूरी स्किन पर अगर कैंसर है, पूरे उत्तक अगर पैदा हो गए तो इंसान का सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? मौत। ओजोन परत हमारी सुरक्षा कवच है, लेकिन मनुष्य धरती पर कई सारी गैसों को निकाल रहा है जिसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि गाड़ियां चला रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा तो जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे नहीं लगा रहा तो पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो अवशोषण कहां से होगा? पूरी धरती के अंदर हरित गैसें जो है, ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा हो रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा होने का पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक गैस है जिसका नाम है CFC। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर, एसी में डाली जाती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन घर के अंदर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें डाली जाती है। आपने देखा होगा हर दूसरे घर में एसी होता है, ऑफिसों में सब में एसी होता है, और हर घर में फ्रीज होता है, होता ही नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, उसके अंदर CFC डाली जाती है। एक CFC का अणु कितना? ओजोन के 1 लाख अणुओं को ब्लास्ट कर सकता है। एक CFC का अणु ओजोन के कितने अणुओं को? 1 लाख अणुओं को ब्लास्ट कर सकता है। अभी सारी बातें क्यों बता रहा था? इसलिए बता रहा हूं कि ओजोन गैस में एक छिद्र का पता लगा है, एक होल का पता लगा है, और वो पता किसी से पता चला? अंटार्कटिका में जो वैज्ञानिक थे, यूरोप के वैज्ञानिक थे, गार्डनर और फोरमैन। क्या नाम था? गार्डनर और फोरमैन। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था लगभग 1982। उसके बाद में फिर कई सारे सम्मेलन किए, पृथ्वी सम्मेलन किया गया, ओजोन सम्मेलन किया गया क्वेटा के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, रियो के अंदर। तो उसके ऊपर काम किया गया, कार्बन कटौती को लेकर। कार्बन से चीजें, जो चीजें हैं उनको हम जीवन में क्या करेंगे? कम करेंगे, आगे आएंगे धीरे धीरे चीजें। तो दोस्तों, यहां से पता लगाया गया था। तो वैज्ञानिक शोध करते हैं हमारी धरती के अंदर, ये हमारे लिए वैज्ञानिक, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपों में आएगा भी, यानी कि यहां पर कोई स्थायी लोग, इसलिए लेट्स सी, मैंने यहां पर जनसंख्या के आधार पे उसका नाम नहीं लिखा। स्थायी यहां पर घर बना के कोई नहीं रहते। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? यस। ये है क्षेत्रफल के आधार पर, और ये है ये कार्यक्रम आपके सामने। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? गुड। लेकिन इसके बाद एक बात और शुरू करते हैं, वो क्या है? अर्थ। ध्यान दीजिए, अर्थ। अर्थ के अंदर बीचों बीच एक लाइन जा रही है साहब, इसका नाम है भूमध्य विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। एक अक्षांश रेखा है। अगला मेरा टॉपिक होगा, महाद्वीप पढ़ाने से पहले अक्षांश और देशांतर, उनको पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन सुनिएगा बात मेरी, ये भूमध्य रेखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। एक अक्षांश रेखा है, सीधी ऐसे लाइन जो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व के बीच में खींची जाए, उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। और ये इस गोले को, इस गोल भाग को कितने भागों में बांट रही है? गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है, राइट? अगर यहां पर कोई गोला, गोल भाग, वृत्त अगर ऐसे काट दिया जाता तो भी क्या कहलाता? तो भी क्या कहलाता? और ऐसे काटा जा रहा तो भी क्या कहला है? ये देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अभी चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ
भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ। महाद्वीपों का प्रतिशत है 60%। कितना परसेंट है? और महासागर का प्रतिशत है 40%। बोलो 100 हो गया क्या? यहां पर भूमध्य रेखा के नीचे महाद्वीपों का प्रतिशत है 19% और 81% क्या है? जलमग्न इलाका। ये ऊपर वाला पार्ट जो गोले का आधा भाग है प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं उत्तरी, यानी कि ये ऊपरी जो भाग है, ये ऊपर का जो एरिया है, इसको महाद्वीपों का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण इसे महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहा जाता है, महाद्वीपीय भाग भी कहा जाता है। और इसमें किसका प्रतिशत ज्यादा है? तो इसे महासागरीय गोलार्ध, और दिशा कौन सी है? तो दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। वेट, अब कई लोग अभी इस बात को गोले में तो समझ गए, लेकिन मजा तो तब आ जाए जब बोल साहब इसको एक बार मैप में भी बता दो। बिल्कुल बता देते साहब मैप पे। लेट्स सी, यहां से एक रेखा जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, और जिसका नाम है एक मिनट 0 डिग्री। इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या मतलब है? भारत से लगभग 876 किलोमीटर दूर, 876, भारत के बीच में से नहीं जा रही है। समझा मेरी बात? जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से जा रही है। दैट्स मीन ये है कर्क रेखा। इसका कलर मैं चेंज करता हूं कर्क रेखा का, मैं ले लेता हूं, ओ माय गॉड, गुलाबी, वाओ, पिंक, ये लीजिएगा साहब, दैट्स मीन कर्क रेखा। और दैट इज मीन मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, राइट। 66.5 ऊपर से और जाती है, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त बोलते हैं? आर्कटिक। और नीचे एक जाता है, वो नीचे से जा रहा है अंटार्कटिका की तरफ से, जिसे अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं क्योंकि अंटार्कटिका से जा रहा है, तो अंटार्कटिका में कोई लोग ही नहीं रहते, तो हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन वो भी हम 66.5 कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये होता पार्ट। बात समझ गए? वेट, तो देखिएगा हमारी चर्चा चल रही थी इस गोले पर। हमने कहा कि 60% उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप और 40% महासागर है। इधर 19% महाद्वीप है और इधर 81%। मैंने इनका 100 जोड़ा है। कहीं ऐसे मत कर देना कि 60 और 19 लो इसको जोड़ दे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसमें जोड़ना है। बात समझ में आ गई? यस। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना। देखो मेरी थोड़ी पढ़ाने की जो स्टाइल है, मैं कई शब्दों का थोड़ा सा अपने, मैं भी गांव से ही हूं तो उस शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, है ना। तो इसमें कभी स्माइल लेने की, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता हूं आप लोगों के बीच में। आप सब भी गांव से ही, तो शहर में रह रहे हैं तो उनके बाप दादा भी गांव से ही होंगे। देश की संस्कृति गांव में निवास करती है। मैं कभी गांव में नहीं रहा, जयपुर में ही रहा, लेकिन आज भी मुझे मेरे गांव खूब याद आता है। कभी कई बार जाता हूं तो मैं अकेला 5-7 दिन के लिए रह के आता हूं। तो गांव के उस परिवेश को मैं बहुत मिस करता हूं। तो हमें कई बार अगर ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर दूं गांव की भाषा के, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना। आपको लगना चाहिए यार ये हमारे जैसा ही आदमी। आपको कॉन्फिडेंस इतना आना चाहिए यार, समझ में आ रहा दिमाग में। टीचर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहां से बोली गई हर चीज आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। समझ आने मेरी बात? आपको लगना चाहिए। आप टीचर कम एज ए बड़े भाई के रूप में मुझे लें कि हाँ भाई यार कोई सिखा रहा है, हम सीखना है। अगर कोई टीचर क्या, मां बाप भी, मैंने कल बताया था, शायद इससे पहले बताया था, 3 लोग, मां बाप गुरु, ये 3 ही है इस दुनिया में, बस इनकी सुनना।
जिन लड़कियों को डांट मिलती है, कुछ भी बोला जाता है, लड़कों को रोका टोका जाता है, लड़कियों को रोका टोका जाता है, अगर वो कुछ कह रहे हैं कि ऐसा मत करो तो मत करो, उसमें जिद करने की, रोने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जाऊंगी मैडम, जाऊंगी। घर वाले कह रहे नहीं बेटा नहीं जाना, अपन कोई नहीं जा रहे, नहीं मैं तो जाऊंगी, वो जा रहे। वो लोग लड़कियां देखो कैसे रह रही है, हम तो ऐसे ही नहीं कर रहे। क्यों करना किसी से तुलना? माँ बाप ने मना किया है। भाइयों और दीदियों ध्यान रखना एक बात को, जिन बागों के माली नहीं होते, जिन बागों के, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। जिस बाग का, फूलों के बाग का अगर माली होगा तो बताइए आपको फूल तोड़ने देगा क्या? डंडे से और पीटेगा। और जिस बाग का कोई माली नहीं है, बताइए लोग आते जाते फूलों को चुनेंगे ही नहीं चुनेंगे। यस, इस बात से याद रखना इस बात को। तो हम यहां पर सिर्फ सीखने आए, कॉन्सेप्ट समझने आए। एक बार समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार 4 बार समझाऊंगा। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देता, बस मैं बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करता हूं चीजों को। अब वापस आते हैं, मैंने बताया यहां पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा जा रही है और 60% महाद्वीप है। तो एक बार जो अभी हमने ऊपर डायग्राम बनाया था उसको समझ लेते हैं। तो बताइए क्या इसके अंदर, इससे ऊपर बहुत सारे महाद्वीपों का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो आप, इसके अंदर एशिया का पूरा पार्ट आ रहा है, अफ्रीका का पार्ट आ रहा है, यूरोप पूरा आ रहा है, उत्तरी अमेरिका पूरा आ रहा है, ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का पार्ट आ रहा है। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा? 60% एरिया है। और जबकि ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और ये मिलकर के कितना बना रहे हैं? मात्र 19%। और देखो यहां पर नीला नीला एरिया इस हरी वाली लाइन से नीचे देखो आप, ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? 81% है। और यहां पर नीला एरिया कुछ तो यहां पे दिखाई देगा, थोड़ा सा यहां दिखाई दे रहा, थोड़ा सा यहां पे, थोड़ा सा यहां पे। ये है मात्र कितना परसेंट? 40%। कितना एरिया है? बस यही बात बता रहा था कि 40% महासागर है और जो यहां पर क्या बोलते हैं महाद्वीप हैं वो 60% है। इस वाले में कितने हैं? 19% और इसमें कितने हैं? 81%। अभी एक शब्द का प्रयोग किया उत्तरी और यहां किया दक्षिणी और गोलार्ध। गोलार्ध तो समझ गए, गोलार्ध इन इंग्लिश हेमिस्फीयर। प्यारे विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। गोलार्ध गोले का आधा भाग, गोल प्लस अर्ध, अर्ध यानी आधा, हाफ। द हाफ ऑफ गोल, गोले का आधा भाग, द हाफ ऑफ सर्किल, गोलार्ध हेमिस्फीयर कहलाता। तो ये जो आधा भाग क्या कहलाया? गोलार्ध। वो ऐसे भी काट सकते हैं या फिर अगर इसको ऐसे काटे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास में ऐसे निकल के आएगा क्या? यस, बिल्कुल निकल के आ रहा है। ये काट दिया। इसको पढ़ने से पहले एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं। ये लो मेरे पेज ही खत्म हो गए। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं अपने मन में रख के देखो और बताओ दिशाएं कितनी होती? प्यारे बच्चों, अपने पास ही रखो अपने आंसर। यहां पर 5 प्रकार के लोग बैठे होंगे, यानी 5 बातें बोलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, पेपर आउट कर दिया। क्या कर दिया? पेपर आउट कर दिया। डन, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं दिशा, दिशाएं, डायरेक्शन कितनी होती है बताओ? पूछता हूं, जिसके दिमाग में आ रहा था सर 8 होती है। आंसर है क्या 8? कई होगा, हाथ खड़ा करें 8 चीजों बता रहे हैं। गुड, वाओ, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको यही नहीं पता दिशा कितनी होती। 8 हो सकता, क्या पता ये सही हो। सिर्फ क्लास में कितने लोग बता रहे हैं 8? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई लोग सोच रहे हैं कि करूं ना करूं। 10 लोग हो गए। एक और दीदी ने बाद में किया था कि मेरी बगलवाड़ी कर ली, चलो मैं भी कर ली थी। जो बता रही है बोलो 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 बोलो, अभी आंसर आया था। दिशाएं, और दिशाएं कितनी होती हैं? डायरेक्शंस 10। बहुत बढ़िया, हाँ ऐसा बोलो 10 होती है दिशा। 10 कितने लोग? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 और 5। दीदी पहले किया था ना हाथ खड़ा? नहीं किया था। 5 लोग। और कोई? सिर्फ 5। वेरी गुड। और कोई? हाँ, यहां पे किसी की कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, आप और हम ही हैं, बस टेंशन मत लीजिए। बोलो बोलो, अरे जवाब दो। एक जवाब और है, कोन्यापत्तो। राइट दोस्तों,
वास्तविक रूप से दिशाएं, लेट अस सी, देखिए वास्तविक रूप से दिशाएं 16 होती। ओ माई गॉड, कितनी होती हैं? 16। अब कई बोलेंगे गिन के बता। ये होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार? जिन्होंने 10 बोला वो भी सही है, वो रीजनिंग के अनुसार बता रहे हैं। उन्होंने 8 प्लस ऊपर देखा होगा और नीचे देखा होगा, राइट? 2 जोड़ी होंगी, तो कितनी होगी? रीजनिंग। मूल दिशाएं हम हमारे पढ़ने के प्रयोग में, पढ़ने के उद्देश्य से 8 पढ़ते हैं, और कार्यशैली में हम काम में लेते हैं मात्र 4। कितनी लेते हैं? बोलो सर सही किसको माने? वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाएं कितनी होती हैं? ज्योग्राफी के अनुसार कितनी? 8। ठीक है। कार्यशैली में कितनी? रीजनिंग के अनुसार ऊपर और नीचे उप दिशाएं। मुख्य दिशाएं 4, बाकी सब उप दिशाएं होती हैं। तो 8 को लेकर के हम पढ़ेंगे। मैंने बोला ये ज्योग्राफी के अनुसार। क्या हमने ये बात की थी क्या? यस, ये हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यहां पर बैठ करके, उनको अपने जीवन में याद रखना। हमेशा याद आऊंगा मैं, उनको पता चलेगा कि कोई आया था हमें पढ़ाने के लिए। सीखना, जो चीज बताऊंगा मैं डंके की चोट पर, बहुत ऑथेंटिक चीज बताऊंगा आप लोगों को मैं। आपको मजा आएगा लास्ट में जब आपका सिलेबस पूरा होगा कि यस सर कुछ समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, 4 दिशाएं हमें याद है। बोलो। बहुत बढ़िया। उत्तर, बहुत बढ़िया। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। जब गोले को हमने काटा और ऊपर का भाग क्या कहलाया? और नीचे का भाग? मतलब कहने का मतलब, उस गोले को मैंने ऐसे काटा था तो ऊपर का भाग क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। गोले का आधा भाग गोलार्ध, दिशा के अनुसार उत्तरी। और इधर क्या कहलाया? लेकिन अगर गोले को मैं ऐसे काटूं तब कौन सी दिशा का गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? और ये गोले का भाग? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? यस। ये तो गोलार्ध में ऐसे कर लिया काउंट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, ये नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको और 4 उपदिशाओं के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कोई नदी ना तो उत्तर में जा रही ना पूर्व में जा रही, बीच में से जा रही है, तो क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व कहलाएगी। लेकिन कई कबार उत्तर पूर्व का नाम उत्तर पूर्व ना पूछ करके कुछ और पूछ लेता है, जो कि आरएस और ग्रेड के एग्जामों में ऐसा होता है। और हम लोग आरएस की तैयारी, मैंने कहा था ना आरएस अगर तैयारी करेंगे बाकी के सब एग्जाम नीचे हैं, राइट? गुड। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम उपदिशा इसको देखें, एक लाइन हमने ऐसे खींची और एक लाइन हमने ऐसे खींची, तो बहुत इजी है कि हमने इसको ऐसे पढ़ा उत्तर पूर्व, क्या बोला? और हमने इसको पढ़ा दक्षिण पश्चिम, और हमने इसको पढ़ा दक्षिण, और हमने इसको पढ़ा राइट। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिशाओं के कुछ नाम भी हैं, याद रखेंगे हमेशा। और हमारा घर भी कुछ इस प्रकार से होता है। सूर्य जो है, सूर्य वो पूर्व दिशा से उगता है। सनराइज ऑलवेज ईस्ट साइड। दक्षिण पूर्व, हम बोल देंगे इसको साउथ ईस्ट इंग्लिश, और हम इसको क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसको कहा जाता है ईशान कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ईशान। ईशान कभी नाम सुनाओ? सूर्य इधर से उगता है हमेशा पूर्व दिशा से। घर का दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ माना जाता है, बोल माना जाता नहीं। और हमेशा घर के इस कोने के अंदर किचन होता है, अग्नि होती है। कोण का नाम क्या होगा? आग्नेय। अरे क्या होगा? और घर का पिछला कोना, जैसे इस कमरे का ये कोना सबसे ऊंचा रखते हैं। देखना इधर कमरा भी, इधर भी कमरा भी बनाते हैं एक और छत के ऊपर,
और या फिर इस दीवार के ऊपर देखना क्या तो कोई झंडा लगाते हैं या फिर ईंट और रख देते हैं। और ये जो कमरा होता है ये घर के मुखिया का होता है। घर में अगर दादाजी है तो उनका कमरा होगा। गांव में नहीं होता ऐसा सिस्टम, ऐसा शहरों में ही होता है। गांव के लोग मेहनती होते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। लेकिन गांव के अंदर भी देखना ऐसा बनता है, बीच में चौक रखते हैं, ब्रह्मकोण। घर में किसी बच्ची की शादी हो तो उस चौक के अंदर फेरे होते हैं। घर की दहलीज खाली नहीं रखते हैं कि बच्ची को विदा करना है तो हमारी दहलीज खाली नहीं, हमारी दहलीज से होगी। और यहां पर जयपुर में जाहिर सी बात है, शहर है, एक गार्डन ले लिया, वहीं पर ही फेरे, पार्टी, रोना, चौकना, समझ रहे हो मेरी बात? यस, वो वहां पे हो रहा है, जबकि वो सुबह तक उनके घर पे होता है। खाना वाना सब बगल में किसी, ये सब वैज्ञानिक कारण। देखो हमारे पूर्वजों में कितना ज्ञान था। बीच का चौक खाली रखते हैं, कमरे बिल्कुल इस प्रकार से बनाते हैं, उस व्यवस्था से बनाते हैं। किचन एक अलग व्यवस्था से रहता है, उस मकान में नहीं रहता। वास्तुशास्त्र ही खत्म कर देते हैं। घर में वास्तुशास्त्र तभी बन जाता है जब घर के अंदर गटर वगैरह, संडास का जो सिस्टम कर देते हैं। लेकिन हमारे गांव के अंदर उस घर में नहीं होता। क्या तो घर के बिल्कुल बाड़े में, कोने में होगा, बोलोगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि आजकल स्वच्छता नीति जब चली उसके अनुसार गांव के अंदर जो है ये शौचालय बनाना जरूरी हो गया, शहरों के अंदर भी हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोना होता है ये नेतृत्वव्य कोण होता है। कौन सा कोण होता है? नेतृत्वव्य, नेतृत्वव्य बोलते हैं। और ये वाला जो होता है इसको वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य। अगर लेट अस सी, अगर हमको इसमें अगर हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट पार्ट, ये गोलार्ध, तो इस दिशा के अनुसार हमने क्या पढ़ा? उत्तरी। और ये कौन सा पढ़ा? दक्षिणी। और इसके अनुसार हम अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये हो जाएगा, तो दिशा के अनुसार देखो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। और इधर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी। और इनको भी याद रखना, कभी कभी कोई नदी उत्तर पूर्व की तरफ जाए और उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना हो तो आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा? ईशान। यहां पे क्या मिलेगा? आग्नेय। यहां क्या मिलेगा? नेतृत्व। यहां क्या मिलेगा? वायव्य। बोलो मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यहां महाद्वीपों का अवरोही, और ये भी कौन सा? अवरोही, घटता हुआ। चल अचल यानी कि मत चल, नेगेटिव सेंस दे रहा था, यानी घटता हुआ क्रम। समझा मेरी बात? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग दोनों। और बढ़ता हुआ क्रम तो जाहिर सी बात है उल्टा पूछ लेगा आपको, सबसे कम से ज्यादा की ओर। बोलो बात समझ गए क्या? यस। तो ये बातें याद रखना। महासागरों का भी हमने बोला कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है, हमने महासागरों को पूरे मैप के अकॉर्डिंग भी पढ़ा, और मैप के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से। बोलो बात समझ गए? कल मैं 1 2 3 4 5 बीच वाली, ये इनको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश, लैटिट्यूड्स। और एक होती है लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ये सब ग्लोब के ऊपर। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का नमूना। ये बनाया था मार्टिन बहम नामक एक ज्योग्राफर ने। मार्टिन बहम नामक एक ज्योग्राफर ने, उसने दिया था ये सारी चीजें। उसने बताई थी ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस, दे आर नॉट फाउंड इन अर्थ। ये सब पृथ्वी के ऊपर नहीं है। बोलो बात समझ गए क्या? गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने जो ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन को आज हमने पढ़ा, वो भूमध्य रेखा को पढ़ा जो पूरे विश्व के उसके अंदर गए थे। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 51.1 करोड़, और जलमंडल का पार्ट कितना है? 36 करोड़। जलमंडल वाला पार्ट पूरा कितना है? महासागर। स्थल मंडल वाले पार्ट टोटल कितने हैं? 7। कल हमने चर्चा की थी पृथ्वी 2 चीजों से मिलकर बनी है, महाद्वीप और आज हमने प्रतिशत और इसका वर्ग किलोमीटर दोनों हमने पढ़ा। ठीक है, मैप को हमने पढ़ा कि कहां कहां पर क्या होता है। ये सब चीजें अलग हुई, ये सब चीजें एक दूसरे से अलग हुई, ये ऐसे जुड़ी हुई थी। इस सिद्धांत को देने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। राइट, ये सारे एक जगह पर जुड़े हुए थे। इन सब का नाम था, जैसे कि कल बताया था, पेंजिया। क्या नाम था? इन सबको अलग करने के लिए 2 पार्ट में बट गए। बीच में 33 सागर था, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं साहब। यहां तक हमने चर्चा की थी, और अंतिम बात हमारी यहीं पर आके खत्म हुई, और हमने दिशाओं तक हमने पढ़ा कि टोटल डायरेक्शंस जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो कितनी होगी? मूल दिशाएं 16 वास्तुशास्त्र के अनुसार। बोलो बात समझ गए क्या? यस। तो ये कार्यक्रम उतार लो आप यहां से। धन्यवाद।